नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। यूएनएससी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। यूएनएससी ने अपराधियों, दोषियों, साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह भी किया। राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसका हर तरह से मुकाबला करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की है। ये फायरिंग पाकिस्तान की ओर से एलओसी की कई चौकियों से की गई। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी के सेना का एक्शन लगातार जारी है। सेना ने 3 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए। पुलवामा के मुर्रान में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक का घर उड़ाया गया। सेना ने कुलगाम के मदलहामा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। गनई 2023 से आतंकी रैंकों में सक्रिय है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी न देने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकने के लिए 3 योजनाओं पर काम करने की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर कल सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर बैठक हुई। करीब 45 मिनट लंबी बैठक में पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के तरीकों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 3 प्रमुख विकल्पों अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक पर विचार किया गया। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि पानी रोकने के हर संभावित तरीके पर तुरंत काम शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के दृष्टिगत केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी में रह रहे पाकिस्तानी लोगों को वतन वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में जनपद लखनऊ में आए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है। जनपद की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को एक्टिवेट कर अभी सूचना संकलित की जा रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य सरकारों से पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और सरकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य पुलिस ने गोवा में रह रहे 20 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पकालिक पाकिस्तानी वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है, जबकि सरकार दीर्घकालिक पाकिस्तानी वीजा धारकों पर नजर रखेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजौरी में सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। सेना जगह जगह पर तलाशी अभियान चला रही है। सेना जंगलों में और सड़कों पर सभी जगहों पर चप्पे चप्पे की तलाशी कर रही है। घरों में जाकर भी सेना का तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ व्यापारिक संबंध रखने में कोई रुचि नहीं है। हम भारत के किसी भी स्थान पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी कुछ नहीं सीखता। वे हमेशा सबसे बर्बर आतंकवादियों को बढ़ावा देते रहते हैं। सही कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रजनन केंद्र है। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत निर्दोष लोगों की क्रूर हत्या का मुंहतोड़ जवाब देगा।
कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग शहरों में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मार्च निकाला। दिल्ली में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी द्वारा आयोजित कैंडल मार्च में शामिल हुए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और अन्य नेता कैंडल मार्च में शामिल हुए। पहलगाम हमले के बाद से पूरे देश में गम और आक्रोश का माहौल है। तेलंगाना में भी पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जो कोई भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे देखना चाहिए कि कैसे भारत एक दूसरे के साथ एकजुटता में आ सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है। बिहार के बोधगया में वैश्विक एकता और करुणा का प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मोमबत्ती जलाकर पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ में पहलगाम हमले के खिलाफ मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिमला में कांग्रेस ने पहलगाम हमले को लेकर कैंडल मार्च निकाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मार्च में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की एकता पर हमला करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी देश के सर्वोत्तम हित में सरकार के हर फैसले का समर्थन करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर टेलीफोन पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने एक्स पर यह जानकारी दी है। वहीं अटारी वाघा चेकपोस्ट पर रिट्रीट सेरेमनी को गेट खोले बिना ही आयोजित किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा संबंधी मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्य सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के तहत 15वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। डीआरडीओ ने 1000 सेकंड से अधिक समय तक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सबस्केल कॉम्पस्टर का ग्राउंड परीक्षण करके स्क्रैमजेट इंजन विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ की हैदराबाद प्रयोगशाला ने कल नवनिर्मित अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट परीक्षण केंद्र में ग्राउंड परीक्षण किया। ग्राउंड परीक्षण जनवरी में 120 सेकंड के पहले परीक्षण का अगला चरण है। सफल परीक्षण के साथ ये प्रणाली शीघ्र ही उड़ान योग्य कॉम्पस्टर परीक्षण के लिए तैयार हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को बधाई दी है। उन्होंने इस सफलता को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकियों को साकार करने में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता बताया। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज रोम के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में किया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रार्थना भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में शुरू होगी। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, किरेन रिजिजू, जॉर्ज कुरियन और जोशुआ डिसूजो भी पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की।
अंतिम संस्कार से पहले निजी अनुष्ठान में पोप फ्रांसिस के ताबूत को आधिकारिक तौर पर सील किया गया। एक निजी औपचारिक अनुष्ठान में कार्डिनल केविन फैरल की अध्यक्षता में पोप फ्रांसिस के ताबूत को सील कर दिया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज सिक्किम के गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के सभी ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन में क्षेत्र के बिजली क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बाद में केंद्रीय मंत्री सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की मौजूदगी में शहरी और बिजली क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित विकास पहलों की समीक्षा भी करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय संयोजक एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल भर चुनाव होते हैं तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, इससे विकास कार्य थम जाते हैं। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने सरोजनी नगर बाजार में एनडीएमसी के व्यापक गहन सफाई अभियान में भाग लिया। कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वच्छ भारत स्वच्छ दिल्ली के सपने के साथ हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के घोड़बंदर इलाके में बंद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। नैनीताल के हनुमानगढ़ क्षेत्र के जंगल में शुक्रवार को आग धधक गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने एक्शन लिया है। मुर्शिदाबाद एसपी सूर्य प्रताप यादव का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पर आईपीएस अधिकारी कुमार सनी राज को मुर्शिदाबाद एसपी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिससे घबराए नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर अभियान को रोकने की अपील की है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के इक्विटी बाजार ने मजबूती का प्रदर्शन किया और दुनिया भर में ट्रेड टैरिफ के चलते आए बदलाव के बीच अच्छी स्थिति बरकरार रखी है। जानकारी पीएल कैपिटल ग्रुप की एसेट मैनेजमेंट ब्रांच पीएल एसेट मैनेजमेंट द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट के अनुसार मार्च में बीएसई 500 ने 6.25% की बढ़त दर्ज की, जो 15 महीनों में इसका सबसे अच्छा मासिक प्रदर्शन रहा। यह दर्शाता है कि बाजार की अधिकता का अधिकांश हिस्सा संभवतः ठीक हो गया है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मार्च में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर 58.1 हो गया, जो 8 महीने का उच्चतम स्तर है, जबकि जनवरी में औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 5% की वृद्धि हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए तैयार है। इसमें इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत का इस्पात उद्योग न सिर्फ देश बल्कि विश्व की जरूरतों को भी पूरा करने वाले आने वाले समय में पूरा करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में 24 से 26 अप्रैल तक आयोजित हो रहे इंडिया स्टील 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार इस्पात उद्योग को तर्कहीन रूप से कम कीमतों पर स्टील के अनफेयर डंपिंग से बचाने में सक्षम है, जिसकी जानकारी व्यापार उपचार महानिदेशालय की अर्धन्यायिक जांच में मिली है। पिछले वर्ष के मुकाबले फरवरी 2025 में ईएसआई योजना के तहत 15.43 लाख नए कर्मचारी पंजीकृत किए गए हैं। नए पंजीकरण में 25 वर्ष की आयु तक के 7.36 लाख युवा कर्मचारी शामिल हुए हैं। ईएसआई योजना के तहत नए आंकड़ों में 3.35 लाख महिला कर्मचारी पंजीकृत हुई हैं। फरवरी 2025 में ईएसआई योजना के तहत 74 ट्रांसजेंडर कर्मचारी पंजीकृत हुए हैं।
फरवरी 2025 में ईएसआई योजना के तहत 23,526 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए हैं, जिससे अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए इस वर्ष जनवरी में अधिकांश मामलों में नियोक्ता से अनुमोदन की आवश्यकता को हटाकर नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के अंतरण की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। ईपीएफओ द्वारा फॉर्म 13 की संशोधित कार्यक्षमता के माध्यम से अंतरण फाइल करने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया गया है। इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। बजट घोषणा के अनुरूप केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने विशेष रूप से एयर कार्गो और सामान्य रूप से ट्रांसशिपमेंट मूवमेंट में कई व्यापार सुविधाजनक उपाय लागू किए हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 4.2% घटकर 3,711.1 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 3,877.8 करोड़ रुपए था। कॉर्पोरेट्स ने अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक 6 महीने की अवधि के दौरान लगभग 10.8 मिलियन वर्ग फीट के कुल क्षेत्र को कवर करते हुए करीब 38 ऑफिस स्पेस डील के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। फिच रेटिंग्स ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल के अधिग्रहण को क्रेडिट न्यूट्रल बताया है। एसआर एनर्जी ट्रांजिशन ने ईएनआई और यूके सरकार को हाईनेट और औद्योगिक क्लस्टर की मुख्य कार्बन परिवहन और भंडारण परियोजना पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने पर बधाई दी है। ईटी के हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र परियोजना 4 प्रारंभिक परियोजनाओं में से एक है, जो स्थायी भंडारण के लिए इस बुनियादी ढांचे को कार्बन प्रदान करेगी। भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की छठी बैठक 24 और 25 अप्रैल को थिम्पू में आयोजित की गई। भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीबीआईसी के विशेष सचिव और सदस्य सुरजीत भुजबल ने किया और भूटान से डीआरसी के महानिदेशक सोनम जाम्सो ने किया। भारत और भूटान के बीच वार्ता का उद्देश्य सीमा पार व्यापार और पारगमन के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और आधुनिकीकरण के साथ साथ माल की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ओमान ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ वार्ता करेंगे। इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विशेष स्तर की वार्ता शामिल होगी। आतंकवादी संगठन हमास और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के बीच घातक गठबंधन पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर उजागर हो गया है। खुफिया अधिकारियों ने पहलगाम हमले में 4 हमलावरों की रणनीति और अक्टूबर 2023 में इजराइल में हमास के बड़े अटैक में आश्चर्यजनक समानताएं पाई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर पहलगाम आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की और इस जघन्य कृत्य की निंदा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके ने एक्स पर लिखा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से गहरा सदमा लगा है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस कठिन समय में भारत के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद अब दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को जापान और इजरायल के राजदूतों ने नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से अलग अलग मुलाकात की और भारत के साथ एकजुटता की बात कही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में लोगों के बीच घबराहट और असुरक्षा का माहौल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पाकिस्तानी यूजर्स भारत की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की दुनिया भर में चौतरफा निंदा हो रही है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड ने शुक्रवार को आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता से खड़े होने की बात दोहराई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गुस्सा और आक्रोश है। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
चाइना मीडिया ग्रुप और अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ ने पेइचिंग में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने घुड़सवारी के विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने, आयोजनों के प्रसारण और रिपोर्टिंग आदि सहयोग पर सहमति प्राप्त की। चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ दक्षिण चीन सागर के विकास पर अनुसंधान संस्थान ने थिएशियान रीफ और न्यूफ रीफ के मुंगा चट्टान की पारिस्थितिकी व्यवस्था पर जांच रिपोर्ट जारी की। पिछले 5 वर्षों में 12,000 से अधिक अफगान नागरिकों को सऊदी अरब में पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों की स्थायी समिति को यह जानकारी दी गई है। बांग्लादेश में पुलिस ने फिरौती के लिए किडनैप 3 श्रीलंकाई नागरिकों को छुड़ा लिया है। किडनैप किए गए 3 श्रीलंकाई नागरिकों में एक महिला भी शामिल थी। ये लोग सोशल मीडिया पर मिले एक दोस्त के बुलावे पर बांग्लादेश गए थे। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्क्वॉफ ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए दोनों देशों ने भारत के लिए अपना समर्थन जताया। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन शैली के 5,000 टन वजनी नए युद्धपोत का अनावरण किया गया। सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के सचिव जो चुन रेयोंग ने कहा कि 5,000 टन वजनी यह युद्धपोत सबसे शक्तिशाली हथियारों से लैस है। चीनी मानवयुक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय के अनुसार मानवयुक्त अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशन असेंबली को सफलतापूर्वक डॉक करने के बाद शनिचर 20 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष यात्री दल ने अंतरिक्ष यान रिटर्न मॉड्यूल के कक्षीय मॉड्यूल में प्रवेश किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के मरगाट इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों को मारने का दावा किया है। यह हमला एक रिमोट कंट्रोल आईईडी के जरिए किया गया, जिससे सेना का एक वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2025 के 43वें मुकाबले में 5 विकेट से हराया। एम चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर 5 गेंद में सभी विकेट खोकर 154 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। एरिना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन के राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में सबालेंका ने ब्लिंकोवा को 6-3, 6-4 से मात दी। केटी बोल्टर मैड्रिड ओपन से बाहर हो गई हैं। ब्रिटिश की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बोल्टर को दूसरे दौर में इटली की जैस्मिन पाउलिनी ने मात दी। स्पेन की पाउला बादोसा ने चोट के कारण मैड्रिड ओपन से नाम वापस ले लिया है। दुनिया की 9वें नंबर की खिलाड़ी बादोसा पीठ की तकलीफ से परेशान हैं। कोबे ब्रायंट द्वारा 1996 में लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए डेब्यू के वक्त पहनी गई जर्सी 7 मिलियन पाउंड में नीलाम हुई है। यह इतिहास में सबसे महंगी बिकी स्पोर्ट्स जर्सी की सूची में 4थे स्थान पर है। लिवरपूल को 20वीं बार प्रीमियर लीग जीतने के लिए सिर्फ 1 अंक की जरूरत है। रविवार को लिवरपूल का मुकाबला टॉटनहैम हॉटस्पर से होगा। न्यूकासल के मैनेजर एडी हॉवी ने क्लब के डॉक्टर के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह पहले निमोनिया होने पर डॉक्टर ने तुरंत एक्शन लिया। सिफन हसन का कहना है कि उन्हें 2 साल पहले लंदन मैराथन में पहली बार भाग लेना थोड़ा बहुत याद है। हसन ने नाटकीय लंदन मैराथन में जीत दर्ज की थी। मैक्लैरेन इस सीजन के अंत में ऑल इलेक्ट्रिक फार्मूला ई सीरीज को छोड़ देगा। मैक्लैरेन ने इस महीने ही वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। चाइनीज एनिमेटेड फिल्म नेचा 2 भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। यह इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म है। नेचा 2 ने दुनिया भर में $2 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है, यानी स्टार वार्स और इनसाइड आउट 2 जैसी बड़ी फिल्मों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। अजय देवगन की आगामी फिल्म रेड 2 1 मई को होगी रिलीज। इसमें तमन्ना भाटिया और वाणी कपूर लीड रोल में हैं। राणा दग्गुबाती और वेंकटेश अभिनीत राणा नायडू के दूसरे सीजन की घोषणा कर दी गई है। राणा नायडू OTT पर होगी स्ट्रीम।
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की आगामी फिल्म निकिता रॉय 30 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अर्जुन रामपाल और परेश रावल भी इस फिल्म में नजर आएंगे। धनुष और रश्मिका मंदाना की फिल्म कुबेरा 20 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना कल सिनेमाघरों में री रिलीज हो गई। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।